निजीकरण के दौर में वर्तमान निजीकरण के दौर में वर्तमान निजीकरण के दौर में भारतीय समाजवाद कितना प्रासंगिक है। चर्चा कीजिए। ऐसे प्रश्न आते हैं यूपीएससी में। एमपीपीएससी में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। 2025-26 के बाद मिले तो पता नहीं, हो सकता है 2025-25 में मिल जाए ऐसे प्रश्न। अभी तो नहीं मिल रहे, क्योंकि एमपीपीएससी भी जल्दी ही अपना सिलेबस बदलने वाला है और यूपीएससी करीब पहुंचने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, वैसे 2020 के माध्यम से कुछ कुछ हद तक वो पहुंचने की कोशिश किया उसने, बस वो क्वेश्चन छोटे कर दिया उन्हें, ये तकलीफ है। क्वेश्चन बड़े करता तो और ठीक है। उत्तर लिखेंगे हम, यही भैया बॉडी वॉडी देख लीजिए, ये 150 शब्द में लिखना है आपको। यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी अप्रोच में लिखेंगे 150 वर्ड्स, 150 शब्द में प्रश्न का आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना है। शब्द का मतलब समझते हो ना? ये प्रश्न में ये इस प्रश्न में कितने शब्द है, काउंट करके बताइए सभी। इस प्रश्न में कितने शब्द हैं? 12, 9 और 8, 10, 11 वाले नहीं दिख रहे। बोल दो भाई, बोल दो, जल्दी बोलो। 8, 10, 11 क्या क्या क्या, जल्दी बताइए। 9 भी है, 12 भी है, 11 वाला नहीं है क्या? चलो गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है। 9 वाले ये के और मेरे को खो रहे थे क्या? इनको वर्ण मान रहे थे क्या? कभी चर्चा करेंगे हिंदी पर भी, है ना? 5वां पेपर है ना हमारा हिंदी, है ना? पॉलिटी खत्म होगा तो फिर, इसलिए तो ज्यादा लिखाने के चक्कर में नहीं हूं मैं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग को ना लिखने लिखने से कुछ होने वाला है नहीं। सब नोट्स मिल जाएंगी, सब पुस्तक मिल जाएंगी, सब पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी ना समझ विकसित करवाना है। मेन क्या है? समझ विकसित करवाना, क्योंकि जो परीक्षा है ना वो समझ की परीक्षा है। अभी कल रिजल्ट आया 2020 का, 2020 का कल रिजल्ट आया, है ना? एक स्टूडेंट थी बरखा बिशेन, सीटीआई बनी इस बार, है ना? मेरे पास वो केवल 1 महीने आई थी मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए। मैंने केवल ना समझ पर काम किया। अब 1 महीने में आप सिलेबस का ही करवाएंगे, समझ पे। और मैं बोल रहा हूं कि समझ का खेल है, पूरी परीक्षा समझ का खेल है ये। जितनी तुम्हारी समझ जितनी जल्दी विकसित होगी, जितने अच्छे तरीके से विकसित होगी। कंटेंट तो खूब पढ़ा है ना, मार्केट में खूब है, दुकानों में खूब है, तुम्हारे पास खूब है, लिखने से होना क्या है? समझ अगर विकसित हो गई, तुम सोचना सीख, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस अगर मजबूत हो गई, हो जाएगा काम। नहीं तो फिर वही पीटी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, फिर रिकॉर्ड बनाएंगे आप। 8 बार मेंस लिखा हूं मैंने, ये अच्छी बात है क्या? 8 बार मेंस लिखना, 10 बार मेंस लिखना। पहले अटेम्प्ट में खत्म करो ना, दूसरे अटेम्प्ट में खत्म करो ना, अच्छी बात थोड़ी है ये। मतलब ये बुरी बात है कि आपका मेंस नहीं निकल रहा। समझ में आ रही बात? आपका मुख्य परीक्षा नहीं निकल रहा, अच्छी बात थोड़ी है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी नहीं है। रिकॉर्ड बोले 10 बार मेंस लिखा हूं मैंने, वाह बहुत बढ़िया। उपलब्धि नहीं है ये, उपलब्धि नहीं है। लोग बताते जरूर है उपलब्धि के नाम पर, उपलब्धि नहीं है ये उनकी नेगेटिव अप्रोच को बताता है कि इनका लेखन शैली अच्छा नहीं है, ये वो बताता है। चलिए, तो भैया ये शब्द हैं, इसीलिए मुख्य परीक्षा में कहा जाता है कि के में इनका प्रयोग कम करो, नहीं तो आपकी शब्द संख्या बढ़ जाएंगी। आ गई बात समझ में? चलिए, प्रश्न हमेशा हम 3 पार्ट में बांटकर लिखते हैं। कितने पार्ट पे? 3 पार्ट में। ये हमारा होगा पहला पार्ट, ये हमारा होगा दूसरा पार्ट, और ये फिर होगा हमारा तीसरा पार्ट।
पहले पार्ट में हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरे पार्ट में होगा हमारी मुख्य बातें जिसको बॉडी कहते हैं, और तीसरी बातों में होगा हमारा निष्कर्ष। प्रस्तावना, मुख्य बातें और अंतिम में निष्कर्ष। समझ में आ रही बात? प्रीएम्बल, आपका जो प्रस्तावना आप डालते थे, इंट्रोडक्शन जो डालते थे वो। अब इंट्रोडक्शन क्या? प्रश्न है कि वर्तमान निजीकरण के दौर में भारतीय समाजवाद कितना प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आपको निजीकरण और समाजवाद दोनों की एक लाइन कहीं ना कहीं इसके इंट्रोडक्शन में शामिल करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? यस और नो? तो आप प्रस्तावना क्या लिखेंगे? 21वीं सदी में वैश्वीकरण के अंतर्गत निजीकरण अनिवार्य है। ठीक है, प्रस्तावना हमने ये डाल दिया क्या कि वर्तमान जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है उसमें निजीकरण आवश्यक है। क्यों निजीकरण आवश्यक है? क्योंकि अगर बाहर का कोई व्यक्ति यहां आएगा तो सरकार के साथ मिलकर कितना ही काम करेगा, वो कितनी टेक्नोलॉजी लगा पाएगा गवर्नमेंट के साथ, उतना संभव नहीं हो पाता है। बहुत बहुत कमियां होती है, बहुत सारी कमियां होती है कि सिस्टम के साथ काम करने में। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप ग्लोबलाइज किया आपने तो प्राइवेटाइजेशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसको यहाँ पर फुल्ली छूट देनी पड़ेगी, तब जाके वो फ्री हैंड काम कर पाएगा। और जब फ्री हैंड काम कर पाएगा तब जाकर क्या होगा, तब जाकर आपके यहाँ पर विकास हो पाएगा। ठीक, तो हमने यही लिख दिया कि 21वीं सदी के वैश्वीकरण के दौर में के अंतर्गत निजीकरण अनिवार्य है। आप कुछ भी और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बातचीत नहीं इसमें। ऐसा नहीं कि मैं जो लिखा हूं वही आंसर होगा, नहीं, पर मॉडल आंसर से मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब जो मुख्य बातें हैं, मुख्य थॉट्स जो हैं वो कवर अप होने चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी बात। तो हमने निजीकरण की महिमा मंडन कर दिया प्रस्तावना के माध्यम से, है ना। अब अच्छा, ये एक बात और ध्यान रखना है, जब भी प्रश्न को आप पढ़ें तो उसे कीवर्ड्स को देखें। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं उसमें? जैसे यहाँ पे हमको कीवर्ड्स दिख रहा है वर्तमान निजीकरण, और दूसरा कीवर्ड है भारतीय समाजवाद। मतलब इस पर दोनों पे ही बात करनी है अपने को। वर्तमान निजीकरण और भारतीय समाजवाद के बीच में अंतर संबंध स्थापित करने हैं हमको, है कि नहीं। अब हम बोलेंगे मुख्य बातें ये है कि निजीकरण के माध्यम से, थोड़ी सी एक लाइन और महिमा मंडन इसकी, निजीकरण के माध्यम से आवश्यक निवेश एवं तकनीकी विद्वता प्रमुखता से प्राप्त होती है, प्रमुखता से प्राप्त होती है। फिर परंतु इससे, इधर देख रहा हो ना, परंतु इससे सार्वजनिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जियो के आने के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां समस्याग्रस्त हो चुकी है। ठीक है, समस्याग्रस्त
हो चुकी है, ये हमने लिख दिया है ना। मतलब कहीं ना कहीं समस्या में आ चुकी है। बीएसएनएल जैसी कंपनियां, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि जियो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब क्या होगा, अगर लगातार घाटे में चलेंगे, लगातार घाटे में चलेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सरकार बोलेगी कि हाँ अब इसको भी हम बेचेंगे। तो ये हमने कहीं ना कहीं निजीकरण का प्रभाव बता दिया कि जो भारतीय समाजवाद पर पड़ा है, मतलब समाजवाद पर पड़ा है। सार्वजनिक कंपनी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, दिवालिया होने के कगार पर है। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि 150 शब्द में लिखना है, तो अभी हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है अपना बॉडी का एक पार्ट और बाकी है। परंतु देखो, अब हमने अभी हमने नेगेटिव बात किया, मतलब निजीकरण के संदर्भ में बात किया, और अब हम समाजवाद के संदर्भ में बात करेंगे। परंतु कॉर्पोरेट जवाबदेहिता के अंतर्गत सरकार इन निजी कंपनियों को भी सामाजिक विकास में उत्तरदायित्व प्रदान करती है। जैसे एक फंड होता है, कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है उसको एक फंड रेज करना होता है। वो फंड ये होता है कि अपना जो भी टर्नओवर है उसका एक अमाउंट, मोटा मोटा मैं 10% ले रहा हूं, ज्यादा नहीं, 10% ज्यादा हो जाएगा, मैं मोटा मोटा 5% ले रहा हूं, लगभग 5% के आसपास उसको सामाजिक कार्यों में खर्च करना होता है। लगभग 5% के आसपास सामाजिक कार्यों में खर्च करना ही होता है, अनिवार्य है, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनियां हो। आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए भरवेली मॉयल का नाम सुना होगा आपने, तो भरवेली मॉयल ने फलाने कोई गांव को गोद लिया, जैसा नो। जैसे आप लोग एक एनएसएस कैंप पे गए थे और मैं वहां गया था, मैं कोई था क्या उस एनएसएस कैंप पे? अच्छा आप लोग थे, हाँ मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ लोग थे वहां पर, तो है ना। अब 2 साल से तो मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को मतलब हर इवेंट में मैं दिख ही जाता हूँ, है ना। हाँ, तो 2 साल से तो मुझे भी लग रहा है, 1-1.5 साल से तो मुझे भी लगने लगा, ये फील होने लगा है ना। तो वहां पर ये लोग इसलिए गए थे कि वहां पे कैंप लगा था और इन्होंने स्वच्छता और विभिन्न प्रकार की बातें की। भरवेली गांव था, भरवेली गांव में उन्होंने कैंप लगाए थे इन लोगों ने। तो ये तो खैर यहाँ एनएसएस के माध्यम से गया था। पर क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, निजी कंपनियां जो होती है, इन निजी कंपनियों की भी जिम्मेदारी होती है, इन प्राइवेट कंपनियों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे किसी गांव को गोद ले, ऐसे किसी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता पर कार्य करे, वृक्षारोपण पर कार्य करे, कोई पानी पेयजल की सुविधा पर कार्य करे। ये जिम्मेदारी सरकार ने दे के रखी है। तो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब व्यावसायिक जवाबदेहिता या व्यावसायिक उत्तरदायित्व, कि भाई अगर आप इन लोगों से पैसा कमा रहे हो तो कुछ पैसा इनके ऊपर आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर आकर हम ये कह सकते हैं कि ये अगर जियो कंपनी अगर कुछ यहां पर पैसा कमा रही है और हमारी सरकारी कंपनी इसके कारण थोड़ी पीछे हो गई है, पर इसके बाद भी अगर आप यहां देखेंगे तो वो जियो कंपनी ने जियो धनादन कोई ऑफर चला दिया। खैर वो ऑफर से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है ना। उन्होंने कोई मान लीजिए कोई गांव को गोद ले लिया, है ना। जैसे अगर अभी आपने सुना होगा तो जो रेल हादसा हुआ उसमें जो अडानी ग्रुप है, तो अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, उन्होंने बोला कि जितने मतलब लोग घायल हुए हैं और जिनकी डेथ हुई है उनके सभी के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप लेता है, अडानी समूह लेता है। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आ गया ना हमारा भारतीय समाजवाद। तो यहां पर हम क्या चाह रहे हैं, समाजवाद क्यों लाना चाह रहे हैं, सोशलिज्म की बातें हम क्यों कर रहे हैं, कि वो अंतिम व्यक्ति को भी के पास भी संसाधनों की पहुंच हो और उसके बाद हमारे पास हमारा
जो शासकीय तंत्र है उन निजी कंपनियों की जांच करने के लिए, उन निजी कंपनियों पर कार्य करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे इसके बाद कि जिम्मेदारी हमने देके रखा हुआ है। अब हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन भले ही नकारात्मक था, पर हमारा जो निष्कर्ष अब आएगा वो कैसा आएगा? सकारात्मक आएगा। निष्कर्ष क्या आएगा हमारा? सकारात्मक, क्योंकि हम अंतिम तक यहां पे सकारात्मक बातें तक पहुंच चुके हैं। अंतिम में निष्कर्ष डाल देंगे हम, है ना, कि अतः हम कह सकते हैं कि निजीकरण से भारतीय समाजवादी विचार प्रभावित हुए हैं, परंतु कुछ नए कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी प्रतिपूर्ति की जा रही है। खत्म। मतलब अपने को आलोचना नहीं करना ना, मतलब आलोचना भी करना तो अंतिम में निष्कर्ष सकारात्मक आना चाहिए। मतलब हमको बोल देना है कि हाँ नहीं, ऐसी बहुत से कार्यक्रम सरकार चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, जो इन निजी कंपनियों को जिम्मेदारी हम दे देते हैं कि भैया तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। जैसे गांव में मान लीजिए कोई कार्यक्रम होता है, गांव में कोई कार्यक्रम होता है या मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होता है, तो जिम्मेदारी दे दी जाती है ना वहां पर, हाँ भैया कितना रसीद काटू बताओ, वो बोल रहा है 1001। बोले इतना बड़ा कार्यक्रम, 9 दिन तक माता जी बैठेंगे और ऐसा और वैसा, ये और वो, बहुत अब दुनिया भर के खर्चे बताए। बोले माता जी के लिए इतना सा नहीं कर रहे हो तुम, एक सामाजिक जिम्मेदारी तुम्हारी। बोले तो 2100 काट दो, चलो ठीक है 2100 काट दिया। जिम्मेदारी ना उनकी कि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। अब मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, हाँ भैया बताओ कितनी काटे, देख लो ना भैया अब आप अपने हिसाब से, हाँ चलो ठीक है 51 रुपए, माता जी के लिए उसने भी चढ़ा दिया। यस और नो? अब अगर भंडारा होगा तो वो ऐसा तो नहीं कि 2100 वाला के लिए स्पेशल डाइनिंग वाइनिंग लगेगी, वहां सब नीचे ही होगा। आ गई ना सामाजिकता। तो ये वहां पर रहने वाले जो कुछ लोग थे उन्होंने तय कर दिया। तो इसीलिए रैकी करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके यही कार्य है। आ गई बात समझ में? और ऐसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है मैंने। और एमपीपीएससी वाला जो बड़े क्वेश्चन है, 11 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें इसको अप्लाई कर सकता है, इस अप्रोच को अप्लाई कर सकता है। बीच में बॉडी में आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते थे, मैंने 2 पैरा में कंप्लीट किया इसको, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते थे। बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? इसको आप क्या कर सकते थे? पॉइंट वाइज भी लिख सकते थे।